नमस्कार, नमो नमः, वंदन और अभिनंदन के साथ सुप्रभात। स्वागत है आप सभी दर्शकों का भारत के गौरवपूर्ण संस्कारों, ज्ञान एवं संस्कृति से जुड़े डीडी न्यूज़ के आपके अपने प्रिय कार्यक्रम सुप्रभातम में। मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। कार्यक्रम में हम आज सुनेंगे प्रेरणादायक सुभाषित, जानेंगे आज का पंचांग, देखेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित एक प्रेरक नृत्य, जानेंगे स्वास्थ्य के सरल उपायों को और साथ ही सीखेंगे संस्कृत भाषा की वैज्ञानिक व्यवस्था को। तो आइए सकारात्मक ऊर्जा के साथ इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्रस्तुति क्रम को आरंभ करते हुए देखते हैं आज के पंचांग को और जान लेते हैं क्या है आज की तिथिवार एवं नक्षत्र। 5128 विक्रम संवत 2083 शक संवत 1948 उत्तरायण ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि सोमवार ज्येष्ठा नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। भारतीय ज्ञान परंपरा ने गूढ़ विषयों को प्राचीन काल से ही सहजता से प्रस्तुत किया है। आज का सुभाषित भी ऐसे ही जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दे रहा है। वस्तुतः शिक्षक की विशेषता और श्रेष्ठ शिक्षक के गुणों को बता रहा है आज का सुभाषित। श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्म संस्था संक्रांतिरन्यस्य विशेष युक्ता यस्यो भयं साधु सशिक्षकाणां धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव। कुछ लोग स्वयं किसी कार्य को करने में बहुत निपुण होते हैं, जबकि कुछ अन्य लोग उस ज्ञान या कौशल को दूसरों तक बहुत अच्छी तरह पहुंचाने में विशेष योग्य होते हैं। जिस व्यक्ति में ये दोनों गुण खुद में निपुणता और दूसरों को सिखाने की क्षमता निहित हों, उसे ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की श्रेणी में सबसे आगे स्थान दिया जाना चाहिए। Some people are highly skilled at performing a task themselves, while others are particularly adept at imparting that knowledge or skill to others. A person who possesses both these qualities, self-mastery and the ability to teach others, should be considered a leader in the ranks of the best teachers. जगन्नाथ रथ यात्रा ओडिशा के पुरी का सदियों पुराना प्रसिद्ध वार्षिक उत्सव है। मान्यता है कि देवी सुभद्रा की इच्छा पर भगवान जगन्नाथ और बलभद्र उनके साथ रथ यात्रा पर निकले। यह यात्रा जगन्नाथ मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक देवताओं की पवित्र यात्रा का प्रतीक मानी जाती है। आइए भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग की इस रिपोर्ट में जगन्नाथपुरी रथ यात्रा को विस्तार से जान लेते हैं। ओडिशा के पुरी धाम में आयोजित होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा विश्व की प्राचीनतम और महानतम सांस्कृतिक धरोहरों में से एक है। भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार इस महोत्सव का मूल आधार भगवान का अपनी बहन सुभद्रा की नगर भ्रमण की इच्छा को पूर्ण करना है। इसी उद्देश्य हेतु प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ अपने अग्रज बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विशाल रथों पर सवार होकर पुरी की मुख्य नगरी में निकलते हैं। यह परंपरा सदियों से अपरिवर्तित है और भारत की आध्यात्मिक एकता का जीवंत प्रमाण प्रस्तुत करती है। इस उत्सव का एक अत्यंत मानवीय और आत्मीय पक्ष अणसर की परंपरा है। लोक कथाओं और शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा के स्नान के पश्चात भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और 15 दिनों के लिए एकांतवास यानी अणसर में चले जाते हैं।
इस अवधि में उन्हें विशेष जड़ी बूटियों का भोग लगाया जाता है। स्वस्थ होने के उपरांत ही भगवान अपने विशाल रथों पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देने बाहर निकलते हैं। यह परंपरा दर्शाती है कि भारतीय दर्शन में ईश्वर केवल एक अमूर्त शक्ति नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान आत्मीय है। यह रथ यात्रा केवल पुरी के मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक की 3 किलोमीटर की भौगोलिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह आत्मा का परमात्मा से मिलन का प्रतीक है। रथों का निर्माण प्रतिवर्ष नीम की पवित्र लकड़ियों से किया जाता है, जिसमें धातु की कीलों का प्रयोग वर्जित है। लाखों की संख्या में उमड़ने वाले भक्त जो न केवल भारत बल्कि विदेशों से भी आते हैं, जब इन रथों की रस्सियों को खींचते हैं तो वह दृश्य सामाजिक समरसता और समानता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। मान्यता है कि रथ की रस्सियों को स्पर्श करने मात्र से मनुष्य के संचित पापों का शमन होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महोत्सव का समापन बाहुड़ा यात्रा के साथ होता है, जब 8 दिनों तक गुंडिचा मंदिर में विश्राम करने के पश्चात भगवान पुनः अपने मुख्य मंदिर लौटते हैं। गुंडिचा मंदिर में देवता लगभग 8 दिनों तक विश्राम करते हैं। इसके पश्चात बाहुड़ा यात्रा के माध्यम से वे पुनः अपने मूल स्थान जगन्नाथ मंदिर लौटते हैं। यह संपूर्ण उत्सव लगभग 10 दिनों तक चलता है और विश्व भर से लाखों भक्त इसमें सम्मिलित होते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन इस उत्सव का पूर्ण वैभव के साथ समापन होता है। धन्य है हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता, जो श्री जगन्नाथ मंदिर की इन अटूट परंपराओं के माध्यम से हमें सेवा, समर्पण और भक्ति के संस्कार सिखाती है। यह महाआयोजन सिद्ध करता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में भक्ति, शिल्प और विज्ञान का एक अद्भुत और शाश्वत समन्वय विद्यमान है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और परंपरा का जीवंत प्रतीक है, जो हमें भक्ति, समर्पण और एकता का संदेश देता है। लेकिन मैं बात स्वास्थ्य की, स्वस्थ जीवन की ओर एक और सार्थक कदम बढ़ाते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज योग 360। इस श्रृंखला में स्वास्थ्य को केवल बीमारी से मुक्ति नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन के रूप में दिखाया जाता है। तो आइए योग 360 में जान लेते हैं प्राकृतिक और सरल उपाय जो आपको स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रसन्न बनाए रखने में सहायक होंगे। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्वस्थ जीवन ही सुखी जीवन की आधारशिला है। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। मौसम है ऐसा मानो सूरज उगल रहा हो आग। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही पड़ सकती है सेहत पर भारी आज। अगर रखना है खुद को हेल्दी तो करना होगा इस गर्मी से बचाव। बाहर सूरज गर्मी बढ़ा रहा है और अंदर से शरीर हेल्प मांग रहा है। अब गर्मी सिर्फ मौसम नहीं रही, ये बन चुकी है हेल्थ वार्निंग और इस खतरे का नाम है हीट स्ट्रोक। लेकिन इससे घबराना नहीं है, खुद को बचाना है। कैसे? आइए जानते हैं। हीट स्ट्रोक यानी लू लगना तेज गर्मी की वजह से होने वाली एक आम समस्या है। हीट स्ट्रोक एक ऐसी स्थिति जब शरीर का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है और शरीर का कूलिंग सिस्टम सही तरीके से कार्य करना बंद कर देता है। तेज धूप में लंबे समय तक रहना, पानी कम पीना, बहुत ज्यादा मेहनत करना हीट स्ट्रोक का कारण बन सकता है। शुरुआत में इसके कुछ सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं। यदि ध्यान न दिया जाए तो स्थिति गंभीर हो सकती है। लगातार या अधिक देर तक गर्मी में रहने पर शरीर से पसीना आना बिल्कुल बंद हो जाता है। ये खतरे की घंटी है। यदि पसीना आना बंद हो जाए तो समझ लीजिए कि ये हीट स्ट्रोक का लक्षण है।
गर्मी के प्रभाव को कम करने और लू से बचाव में उपयोगी हैं कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। तेज धूप को मामूली समझना सीधे अस्पताल पहुंचा सकता है। इस गर्मी सिर्फ एसी नहीं, जानकारी भी काम आएगी। ये यौगिक क्रियाएं आपको गर्मी के प्रभाव से बचाएंगी। आज हम 3 ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जो आपको समर्स में गर्मी से राहत प्रदान करेंगे। पहला प्राणायाम है इक्वल ब्रीदिंग, मतलब सेम अमाउंट ऑफ सांस लेंगे और सेम अमाउंट ऑफ सांस छोड़ेंगे। जितनी सांस ली उतनी सांस छोड़ी। आइए इसका अभ्यास करते हैं। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, पूरी सांस खाली कर देंगे। सांस लेना प्रारंभ करेंगे। 1 2 3, सांस छोड़ेंगे। 1 2 3, धीरे से आंखें खोल लेंगे। दूसरा प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। इसके लिए अपने टंग को बाहर निकालेंगे और उसको रोल करेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे। मुंह से सांस लेना है। सांस छोड़ते हुए आराम से नाक से सांस छोड़ेंगे। टंग को बाहर निकाला, रोल किया। आराम से सांस छोड़ देंगे। जो लोग अपनी टंग को रोल नहीं कर पाते हैं उनके लिए दूसरा प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम। अपने दांतों को दबाना है, मुंह थोड़ा सा खुला रहेगा और लंबी गहरी सांस मुंह से लेना है। सामान्य सांस छोड़ देंगे। चंद्रवेदन प्राणायाम। आपका उल्टा हाथ घुटने पर ऊपर की दिशा में रहेगा। सीधे हाथ की पहली 2 उंगलियों को रोल किया, लास्ट 2 उंगलियां सीधी रहेगी। लंबी गहरी सांस छोड़ी और दोनों नासिका छिद्र को बंद रखेंगे। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे और राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे। पुनः लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे। दोनों नाक को बंद किया और रिलैक्स। गर्मी का पारा बढ़ा तो शरीर का डेंजर मीटर भी चढ़ा। ऐसे में शरीर ठंडक कैसे पाए? उसके लिए परहेज करें कुछ चीजों से और हल्का आहार खाएं। गर्मी का असर हमारे शरीर पर तो होता ही है, मन पर भी होता है। कोशिश ये किया जाए कि खाने में थोड़ी ऐसी चीज़ खाएं जो गर्मी कम करने में मदद करती है, जैसे धनिया है और जैसे हल्दी है, जो थोड़ा सा धनिया, हल्दी, छाछ के अंदर जीरा ये डालकर, ये सब चीज़ें, छाछ लिक्विड ज़्यादा लें और वो धनिया को उबाल लिया और मिंट, पुदीना, उसको उबाल लिया पानी में और वो पानी पीते रहें। ये सब चीज़ें गर्मी को हटाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड बनाने चाहिए तो, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी दिन भर में पीते रहें, इससे गर्मी से फ़ायदा होगा। गर्मी में आप आराम से जीवन जी पाओगे। जितना हो सके हम जब भी बाहर जाएं, सिर को हमेशा कवर करके जाएं, हैट पहन लें या छोटी अम्ब्रेला साथ में लें, क्योंकि डायरेक्ट हीट सिर पर नुकसान ही करेगी, गर्मी बढ़ेगी। यूं भी बैठे बैठे पसीना बहुत आएगा, इसलिए ध्यान दें। कपड़े भी ढीले और हल्के हों कि जिससे आपके चिपके ना रहे, और अगर गीले हो तो झट से सूख जाए। अगर शरीर अचानक जवाब देने लगे तो ये सिर्फ थकान नहीं, हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। गर्मी का मौसम है जरा खतरनाक, ऐसे में ये औषधियाँ करेंगी सही केयर, आपको इस मौसम में रखेंगी हेल्दी एंड स्मार्ट। लू लगने पर जितना गले का सूखना, होठों पर पपड़ी आना, आँखों में गड्ढे का होना और थोड़ा सुस्ती रहना, एकदम कमजोरी का महसूस होना, ये पाया जाता है। उसके लिए औषध रूप में हमको जैसे हरीत की पत्थ्या नाम से स्टम बोला है। पेट के रोग के लिए हरीत की को उबाल कर आधा कटोरी सुबह शाम देते हैं तो उससे डायरिया रुक जाता है। और इसी प्रकार जैसे हमारा यष्टि मधु है, यष्टि मधु को दांतों के नीचे चबाने से, धीरे धीरे चूसने से हमको जो है ताकतकार और जो जितनी कमजोरी है उसको दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार विभीत की है, बहेड़ा जिसको कहते हैं, दांतों के नीचे थोड़ा भी चबाने से, धीरे धीरे चूसने से उसका जूसी जो जाने से हमको ताकत मिलती है। अगर बुखार होता है तो उस गिलोय का सेवन कर सकते हैं। गिलोय को हम 1 गिलास पानी में 8-10 पत्ते उबालते हैं और उसके बाद जब 1/4 रह जाता है तो आधा कटोरी सुबह शाम उसको खाने के बाद ले सकते हैं, जिससे कि फीवर में भी आराम मिलेगा और बॉडी एक्ट को भी हमारा वो ठीक करेगा। तुलसी का सेवन,
इसके लिए तुलसी हमारे यहाँ आजकल ड्रॉप्स के रूप में भी आ रही है, और 10-12 पत्ते अगर पानी में डाल के उबाल कर लेने से उसको भी जो है बुखार में हमको फ़ायदा मिलेगा। अगर डायरिया है तो बेलपत्र का सेवन भी हम इसमें कर सकते हैं। आधा चम्मच जो है पाउडर के रूप में हम पानी से दिन में 3 बार ले सकते हैं। और उसके बाद जूस का सेवन तो रेगुलर ही बहुत अच्छा है उसका। बेल का जूस जो है वो हाथों की मजबूती के लिए, हाथों के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए सबसे परम औषधि माना गया है। अगर डिहाइड्रेशन है तो आम का पन्ना जो बनाया जाता है उसमें थोड़ा जीरा और हींग डालकर और काला नमक डालकर उसका सेवन किया जाए तो बहुत ही डाइजेशन के लिए हमारे सारे ट्रैक को, सारे जीआईटी को हमारा बहुत रेगुलेट करता है और तो जो है हमको सभी रोगों से इसमें बचाता है। अचानक तापमान परिवर्तन से बचें, धूप और गर्मी में कुछ सावधानियों का पालन करें। इस मौसम में अपने स्वास्थ्य की सही देखभाल करें जिससे लू से बचाव हो और आप गर्मियों के मौसम में भी स्वस्थ रह सकें। तो आज आपने जाना समवृत्ति प्राणायाम का अभ्यास, शीतली प्राणायाम का अभ्यास, शीतकारी प्राणायाम करना लाभकारी है, चंद्र भेदन प्राणायाम करने से होगा लाभ, धनिया खीरा ककड़ी का सेवन करें, नींबू पानी, छाछ व तरल पदार्थ पीना उपयोगी है, धनिया पुदीना के पानी का सेवन करना लाभप्रद है, ठंडी प्रकृति वाले आहार लेना गर्मियों में लाभकारी है। डायरिया के लिए बेलपत्र या हरितकी को उबालकर उसका पानी पिएं। यष्टि मधु या बहेड़ा को चूसने से कमजोरी दूर होती है। बुखार में गिलोय या तुलसी के पत्तों का पानी उबालकर पीना लाभकारी है। आम पन्ने में थोड़ा जीरा, हींग, काला नमक डालकर पीना लाभकारी है। तो गर्मी के मौसम का न ले स्ट्रेस, थोड़ी सी सावधानी रखिएगा आपको इस मौसम में फ्रेश। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। सूरज की तपिश से घबराइए नहीं, बस समय समय पर खुद को हाइड्रेट कीजिए। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। तो कार्यक्रम में स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण अंशों को सीखने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं भाषा सीखने की ओर। लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, जल्द लौटेंगे। गंभीर हार्ट अटैक के बाद रीवा के जिला अस्पताल में भर्ती मऊगंज के गोविंद लाल तिवारी को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। वहीं संदीप सिंह को किडनी फेलियर और सांस की तकलीफ से बचाने के लिए सिंगरौली से भोपाल भेजा गया। ये सब कुछ संभव हो पाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संचालित पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से, जो रोगियों के लिए वरदान बन गई है। मई 2024 से प्रारंभ हुई इस सेवा से 140 से अधिक लोग हुए लाभान्वित। आयुष्मान कार्ड धारकों को एयरलिफ्ट से लेकर प्रदेश के अंदर और बाहर सभी आयुष्मान मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा। गैर आयुष्मान श्रेणी के मरीजों का प्रदेश के अंदर सशुल्क एयरलिफ्ट और शासकीय अस्पतालों में इलाज। सड़क हादसे, औद्योगिक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं के घायलों के लिए भी मुफ्त एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित गरीब से गरीब आदमी की जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जो सौगात दी गई है वो एक बार फिर हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। कई सारे लोगों की हमने इस तरह से जान भी बचाई है और मदद भी की है। हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ये मदद करने के लिए तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस योजना को चला करके गरीबों के लिए एक वरदान सिद्ध साबित किए। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस में प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था। विराम के पश्चात पुनः आप सभी का स्वागत सुप्रभातम कार्यक्रम में। संस्कृत पाठशाला में आज बात एक ऐसे शब्द की जिसे हम सामान्यतः संस्कृत का मूल शब्द समझने की भूल कर बैठते हैं। आइए जान लेते हैं उस शब्द विशेष के शुद्ध स्वरूप के बारे में हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र से। नमः संस्कृतानुरागिभ्यः दर्शकेभ्यः
स्वागतमस्तु संस्कृतपाठशालायाः अभिनवकक्षायां भवतां समेषाम्। अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन की श्रृंखला में चर्चा एक ऐसे शब्द की जिसके मूल को या प्रकृति को हम समझ लें या उसे स्मृत रखें तो हम इस शब्द के कुशल प्रयोक्ता बन सकते हैं। और शब्द के कुशल प्रयोक्ता बनने के साथ ही न केवल संस्कृत भाषा की ही गहरी समझ विकसित होती है बल्कि संस्कृत से प्रत्यक्षतः या परोक्षतः प्रभावित भाषाओं के प्रयोग में भी हमारी सिद्धहस्तता हो जाती है। और इन दिनों आप संस्कृत पाठशाला में एक विशेष शब्द के शुद्ध उच्चारण और लेखन को जान लेने के बाद कुछ वाक्यों का भी कर लेते हैं अभ्यास, यह जानते ही हैं आप। तो देर किस बात की, चर्चा आरंभ करते हैं उस शब्द की। वह शब्द है उपरांत, जिसे हम धड़ल्ले से तदुपरांत, मरणोपरांत आदि शब्दों में भी प्रयुक्त पाते हैं। हिंदी जैसी भाषाओं में वस्तुतः उपरी का ऊपर के रूप में व्यवहार होता है, इसलिए ही ऊपर और अंत के योग से बने शब्द को उपरांत तो किसी तरह से कहा जा सकता है, पर कालांतर में भाषा प्रयोक्ताओं की भाषा में लाघव की प्रवृत्ति के साथ उकार को ह्रस्व उ अर्थात उकार के रूप में ही, या फिर कहें कि मूल संस्कृत के ऊपरी शब्द के ह्रस्व उकार को ही स्वीकृत करने के बाद आज विशेष रूप से हिंदी में उपरांत शब्द का प्रयोग हो रहा है। वस्तुतः तत्सम और तद्भव जैसे वर्गीकरण के क्रम में हम उपरांत शब्द को रख सकते हैं। उपरांत का मूल शब्द तो उपर्यंत ही सिद्ध हो सकता है, पर यह बात अलग है कि ऐसा शब्द हमें पश्चात या बाद के अर्थ में प्रयुक्त नहीं दिखता। ऊपरी और अंत इन दो शब्दों के मेल से बने उपर्यंत में ऊपरी का अर्थ ऊपर है और अंत का अर्थ समापन या अंतिम, यह आप समझ ही गए होंगे। पर कहने का अर्थ यह कि संस्कृत भाषा में उपरांत, तदुपरांत, मरणोपरांत जैसे शब्दों का प्रयोग सर्वथा अशुद्ध है, यह हमें अवश्य स्मरण रखना चाहिए। तो इस महत्वपूर्ण भाषा परक तथ्य को जान लेने के बाद आइए इस शब्द के सापेक्ष कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग हमें करना चाहिए, यह कुछ वाक्यों के प्रयोग के माध्यम से जान लेते हैं। हमारा आज का पहला वाक्य है, अहम कार्यक्रम समाप्तेः पश्चात भवंतम प्रक्षामि। इस वाक्य के अनुवाद के क्रम में पश्चात या बाद के अर्थ में हम हिंदी आदि भाषाओं में उपरांत शब्द का प्रयोग देख सकते हैं। अर्थात अहम कार्यक्रम समाप्तेः पश्चात भवंतम प्रक्षामि, इस वाक्य को हिंदी में हम कह सकते हैं, मैं कार्यक्रम की समाप्ति के उपरांत या बाद आपको पूछूंगा। इसी तरह अहम तत्पश्चात न किमपि उक्तवान, इस वाक्य के अनुवाद के क्रम में उसके पश्चात या उसके बाद के अर्थ में हम हिंदी आदि भाषाओं में तदुपरांत शब्द का प्रयोग देख सकते हैं। अर्थात अहम तत्पश्चात न किमपि उक्तवान, इस वाक्य को हिंदी में हम कह सकते हैं, मैंने तदुपरांत या उसके बाद कुछ भी नहीं कहा। अब बढ़ते हैं अगले वाक्य की ओर। मरणात् परम भारत रत्न सम्माननम के अवाप्तवन्तः, इस वाक्य के अनुवाद के क्रम में मरने के पश्चात या मरने के बाद के अर्थ में हम हिंदी आदि भाषाओं में मरणोपरांत शब्द का प्रयोग देख सकते हैं। अर्थात मरणात् परम भारत रत्न रूपम सम्माननम के अवाप्तवन्तः, इस वाक्य को हिंदी में हम कह सकते हैं, मरणोपरांत या मरण के बाद भारत रत्न का सम्मान किन्होंने प्राप्त किया। तो आज आपने यह जाना कि उपरांत, तदुपरांत, मरणोपरांत जैसे शब्द प्रयोग की दृष्टि से संस्कृत में तो कथमपि प्रयुक्त नहीं होते, और यदि इन शब्दों का प्रयोग करता हुआ कोई भी आपको दिखे तो आप कह सकते हैं कि अशुद्ध प्रयोग है एषः, अर्थात यह अशुद्ध या गलत प्रयोग है। कृपया उपरांत, तदुपरांत, मरणोपरांत जैसे शब्दों के स्थान पर पश्चात या परम, इन दो शब्दों का प्रयोग करें और शुद्ध संस्कृत के कुशल प्रयोक्ता बने। तावत् पुनरायास्यामि अभिनव शब्दं स्वीकृत्य अधुना प्रत्यागमनाय अनुमतिः देया। नमोस्तु सर्वेभ्यः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्।
इसी ध्येय के साथ संस्कृत का अभ्यास करिए। इससे संस्कृत के अभ्यास के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं के अध्ययन में भी आपको सहायता मिलेगी। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े अनेकों विषयों से आपका साक्षात्कार हो सकेगा। भवतु। सुप्रभातम कार्यक्रम में आज इतना ही। कल पुनः होगी आप सभी से भेंट। तब तक मुझे व सुप्रभातम के सभी सहयोगियों को दीजिए अनुमति। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, स्व और समाज के साथ साथ राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहें। इसी प्रार्थना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमो नमः।